नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफ्ती पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल की गिरदावरी के संबंध में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार क्षतिपूर्ति सहायक नियुक्त करेगी। बारिश से खराब हुई फसल के 500 एकड़ को क्षतिपूर्ति ब्लॉक में बांटा गया है। हर क्षतिपूर्ति ब्लॉक में नियुक्त किया जाएगा। किसानों को जल्द और सही सहायता पहुंचाना योजना का लक्ष्य बनाया गया है। सभी जिला उपायुक्तों को क्षतिपूर्ति सहायक से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए। हरियाणा सरकार ने बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी कराने का फैसला लिया। मई महीने तक सरकार की तरफ से किसानों की खराब हुई फसल का मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं बता दें कि सरकार जल्द मुआवजा देगी। क्षतिपूर्ति सहायकों की नियुक्ति, स्पेशल गिरदावरी का भी फैसला लिया गया है। प्रदेश क्षतिपूर्ति सहायकों की नियुक्ति को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, स्पेशल गिरदावरी का फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। और आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी है और कहा है कि ओलावृष्टि में जिनकी फसलें बर्बाद हुई है उनकी क्षतिपूर्ति के लिए सहायिका जो है वो नियुक्त किए गए। तो ग्रेटर फरीदाबाद स्थित अमृता हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने G20 के ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप C20 यानी सिविल 20 का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने अमृता हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज का भी शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह चौटाला सहित सभी विधायक भी मौजूद रहे। 2 दिवसीय C20 शिखर सम्मेलन में लगभग 700 चिकित्सा विशेषज्ञ, शिक्षक व सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी अलग अलग सेशन में भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान कोविड के फैलते संक्रमण, हेल्थ के मामले में समेत कई चुनौतियां और भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नीतियां तय की जाएंगी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 के दूसरे प्रारूप C20 के तहत स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर सेमिनार का शुभारंभ हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सिर्फ एक देश का विषय नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का विषय है जिस पर यहाँ चिंतन होगा। उन्होंने कहा कि आज यहाँ अमृता हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया गया। मित्रों, देखिए, 2 विषय हैं जो आज के इस कार्यक्रम के संबंध में मुझे आपको बताने हैं। पहला तो जो ये सेमिनार G20 का ही पार्ट C20 इस नाते से, और G20 के कई ग्रुप्स बनाए गए हैं, कुछ विषयों को लेकर के जगह जगह देश भर में सेमिनार कर रहे हैं। तो C20 का सेमिनार यहाँ पर माँ अमृतामयी हॉस्पिटल के इस परिसर में ये किया गया है। 2 दिन का सेमिनार, और इसमें तन और मन और उसका स्वास्थ्य और साथ में पर्यावरण, तो इन सब चीज़ों को जोड़ करके एक चिंतन सब लोग करेंगे। क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से न केवल ये किसी एक स्पेसिफिक देश का विषय है, दुनिया का विषय है कि लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे और किस प्रकार से स्वास्थ्य को ठीक किया जा सके, उसके ऊपर चिंतन सब किया है। बहुत से लोग आए हैं। इसी प्रकार जो दूसरा विषय है वो मेडिकल कॉलेज का आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। जैसे हम अपनी हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाने के लिए मेडिकल के जो परिसर है वो हमारे बढ़ रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तिगांव विधायक राजेश नागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज C20 सम्मेलन का उद्घाटन और शुभारंभ किया गया है। इस सम्मेलन को लेकर आपसे मैं पूरी जानकारी जानना चाहूंगी। देखो, एक जो हमारा, मैं क्या कहूँगा, मतलब नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल अमृता के नाम से जो बना है, एक बहुत बड़ी सौगात हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्घाटन करके गए थे और एक बहुत बड़ी सौगात हमें मिली है। उसी में आज C20 के तहत एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी यहाँ पर आए और स्वास्थ्य के बारे में इसमें चर्चा हुई। और ये 2 दिन का एक सम्मेलन यहाँ पर है जो 2 दिन यहाँ चलेगा। बिल्कुल राजेश जी, क्योंकि C20 सम्मेलन का आगाज हो रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि G20 का प्रारूप है और ऐसे में कई विशेषज्ञ डॉक्टर्स जो है इस सम्मेलन में शामिल होंगे। क्या देश के साथ साथ बाहरी देश से भी यहाँ पर डॉक्टर्स शामिल होंगे? इसमें कई कंट्रीज के, कई देशों के हेल्थ मिनिस्टर भी आए हुए थे, कई डेलीगेट्स आए हुए थे, कई इसमें साइंटिस्ट आए हुए हैं, कई इसमें मतलब वहाँ के जो हमारे एम्बेसडर्स
आए हुए हैं और बहुत हमारे यहाँ के लोकल भी हमारे लोग यहाँ पर आए, डेलीगेट्स आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल राजेश जी, क्योंकि एक बड़े स्तर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, इस सम्मेलन से जरूर कहीं ना कहीं प्रदेश के साथ साथ खासतौर पर अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद वासियों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो एक ये अम्मा बहुत बड़ी एक संस्था है, एक ट्रस्ट है। इनके पहले भी बहुत सारे हॉस्पिटल कई स्टेट्स में चल रहे हैं। उसी के तहत एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, मैंने पहले भी आपको बताया कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल ये बना है, जिसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ नए इक्विपमेंट्स और नया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने तैयार करके यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी हमें सौगात दी है। बिल्कुल राजेश जी, क्योंकि देखिए कोरोना काल में हमने देखा था स्वास्थ्य विभाग को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और ऐसे में फिर एक बार जहां पर केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, फरीदाबाद की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट जो है फरीदाबाद भी बना हुआ है और ऐसे में अगर बढ़ते कोरोना केसेस को देखें तो कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल के निर्माण से उन मरीजों को भी काफी ज्यादा लाभ मिलेगा, साथ ही इसका फायदा स्वास्थ्य विभाग को भी मिलता हुआ भी दिख रहा है। इसमें एक ऐसा एक विंग भी है, एक ऐसी इनकी एक डिपार्टमेंट है जो गरीब लोगों के लिए निःशुल्क फ्री में जो इलाज करेगा और कुछ नॉमिनल चार्जेस लेकर जो इलाज करेगा। तो इस तरह से ये इसको हम कॉमर्शलाइज या प्राइवेट पूरा हॉस्पिटल नहीं कह सकते, ये संस्था का हॉस्पिटल है और इसमें जो इलाज है ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें उनसे लोगों से पैसे लिए जाते हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत गर्व की बात इसलिए भी है मेरे लिए कि क्योंकि मेरे विधानसभा गाँव विधानसभा में है, तो ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल राजेश जी, क्योंकि देखिए G20 सम्मेलन जो किया जा रहा है, G20 का आगाज हो चुका है और ऐसे में इसका फायदा देश भर को तो मिल रहा है, लेकिन अगर प्रदेश की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए तो कितना लाभ इससे फरीदाबाद को मिलेगा? देखो मैंने अभी पहले भी बताया कि ये जो एक हॉस्पिटल है ये एक संस्था है। इसमें आज मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया गया है, एक नर्सिंग कॉलेज का भी काम इसमें चल रहा है और नर्सिंग कॉलेज भी जल्दी हमें मिल जाएगा। और जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स भी ये इस तरह के नहीं है कि जैसे जो हमारे जो हाईली क्वालिफाइड और जो पहले जो डॉक्टर्स जो यहाँ पर आए हैं वो पहले भी इससे पहले कई सर्जरीज, ऐसी सर्जरीज वर्ल्ड क्लास लेवल की सर्जरीज पहले कर चुके हैं और वो लोग वही डॉक्टर इन्होंने वहाँ से बाहर से कई डॉक्टर्स को बाहर फॉरेन से भी इन्होंने हायर किए हैं और कुछ यहाँ से क्वालिफाइड को डॉक्टर्स जो इंडिया लेवल से नेशनल लेवल के डॉक्टर्स हैं यहाँ पर डिप्यूट किए हैं, जिससे हमें उनकी सेवाएं और नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से और जो इलाज कराने के लिए हमें फॉरेन जाना पड़ता था, कई सर्जरी के लिए हमें फॉरेन जाना पड़ता था, वो इलाज वही सर्जरी हम यहाँ पर नॉमिनल रेट पर और कम उस पर हम यहाँ उसका लाभ ले सकेंगे। बिल्कुल राजीव जी, कहीं ना कहीं इसका लाभ तो जरूर मिलेगा, लेकिन आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए बड़े स्तर पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, कई बड़े विशेषज्ञ इसमें जुड़ेंगे, कई बड़े डॉक्टर्स भी इस सम्मेलन से जुड़ेंगे। ऐसे में जो डॉक्टर्स जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको भी निहायती तौर पर इसका लाभ जरूर मिलेगा। चलिए, लगता संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि आज से C20 सम्मेलन का आगाज हो चुका है प्रदेश में। आपको बता दें सभी बीमारियों का अब इलाज संभव होगा क्योंकि सिविल 20 वर्किंग ग्रुप समिट में आपको बता दें देश के साथ साथ विदेशों से भी डॉक्टर इस सम्मेलन में शामिल होंगे और आपको बता दें कि प्रदेश में सभी बीमारियों का इलाज अब संभव हो सकेगा क्योंकि तमाम बड़े स्तर पर विशेषज्ञ और डॉक्टर्स जो है इस सम्मेलन में शामिल होंगे। देश भर से, देश के अलग अलग कोनों से डॉक्टर्स यहां पर पहुंचेंगे, इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और ऐसे में जानकारी जो है साझा करेंगे। और ऐसे में विधायक राजेश नागर जी दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश नागर जी, क्योंकि एक बड़े स्तर पर C20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जैसे कि आपने बताया कि विशेषज्ञ जुड़ेंगे, बड़े स्तर पर डॉक्टर्स भी यहाँ पर शामिल होंगे। इस सम्मेलन से कहीं ना कहीं उन डॉक्टर्स को भी काफी ज्यादा लाभ भी मिलेगा और नॉलेज भी मिलेगा जो डॉक्टर्स फिलहाल प्रशिक्षण ले रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हॉस्पिटल तो है ही, एक रिसर्च सेंटर भी है इसमें। तो इसमें रिसर्च होने की वजह से जैसे और हॉस्पिटल हम देखते हैं कि उसमें खाली इलाज होता है और वो खाली हॉस्पिटल होते हैं
उसमें सर्जरीज होती है, ऑपरेशंस होते हैं। इन्होंने एक अलग विंग बना रहा है, स्पेशली एक विंग अलग बनाया जिसमें रिसर्चेज होंगे, जिसमें अभी जब इसकी उद्घाटन हुआ था तो 20-22 कंट्री के डॉक्टर्स और रिसर्च साइंटिस्ट यहाँ पर आए थे, जो रिसर्च के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट, एक अलग से विंग बनाया। उसमें रिसर्च सेंटर में इन्होंने रिसर्च भी की और जो आगे भी ये टाइम पे उसमें नई नई रिसर्च, नई नई एडवांस जो हमारी मेडिकल उसमें कर सकते हैं, या हमारे को मेडिकल सुविधाओं में क्या क्या लेटेस्ट वो आ रहा है, वो सब चीजें रिसर्च सेंटर इन्होंने यहाँ पर चला रखा है। बिल्कुल राजेश जी, कई बार हमने देखा है कि कई ऐसी बीमारियां होती है जिसका इलाज आसपास के इलाकों में अस्पतालों में संभव नहीं हो पाता, जिसके कारण जो मरीज है उन्हें प्रदेश के बाहर जाना पड़ता है, काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो समिट का आगाज हुआ है, समिट का आयोजन किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं ये जो समस्या उत्पन्न होती है उसको भी समाधान मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल राजेश नागर जी, क्योंकि देखिए आप कई बार हमने देखा है कि आप बीमारी बड़ी होती है और ऐसे में खर्चे जो है लोगों को काफी ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि आपने भी बताया कि इस समिट का भी आयोजन किया गया, अस्पताल का निर्माण भी किया जा रहा है सरकार की तरफ से। इससे उन मरीजों को भी काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी जिन्हें पैसों के वजह से वो बीमारियों का इलाज नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, देखो मैंने पहले भी बताया कि कई ऐसी बीमारी है, कई ऐसी सर्जरीज हैं जिनके लिए हमें विदेश जाना पड़ता है, और विदेश में आप पता है कि डॉक्टर मेडिकल चार्जेस कितने हैं, वहाँ रहने के लिए भी आदमी को जगह चाहिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए। यहाँ से जाएंगे तो फ्लाइट से जाएगा, वहाँ उसके लिए भी पैसा चाहिए। और फिर मेडिकल अगर कहीं भी सस्ता, अगर मेडिकल फैसिलिटी सस्ती है तो मेरे को लगता है कि इंडिया में सस्ती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब अरब कंट्रीज से भी, अफ्रीकन कंट्रीज से भी और कई कंट्रीज से लोग इलाज कराने इंडिया में आते हैं, क्योंकि यहाँ इलाज सस्ता है। तो ये एक हमारे बहुत अच्छी पहल है, हमारे डॉक्टर्स की कह सकते हैं, कि हमारे सरकार की कह सकते हैं, जो हम इतने एडवांस स्टेज पर या एडवांस उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं, जिससे फॉरेन कंट्रीज से भी यहाँ लोग इलाज कराने आ रहे हैं। बिल्कुल राजेश नागर जी, जाहिर सी बात है सीएम के तरफ से एक बड़ी सौगात फरीदाबाद वासियों को तो दी गई है, लेकिन ऐसी वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आप सीएम का अगला दौरा होगा और सीएम के सामने आप रखना चाहेंगे? देखो, कल ही की एक हमारा यहाँ एक खुला दरबार लगा है फरीदाबाद में। सीएम जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जो दो बड़े अधिकारी हैं, डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग टीएल सतप्रकाश जी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा अजीत बाला जोशी जी को यहाँ पर भेजा था, जो हमारे यहाँ की जो एक फरीदाबाद जो हमारा है उसका उसमें से तिगांव विधानसभा आती है। तिगांव विधानसभा में एक नया शहर, नया सिटी बनकर निकल रहा है, जिसका नाम हमने ग्रेटर फरीदाबाद मुख्यमंत्री जी ने रखा। उसी ग्रेटर फरीदाबाद में जो आरडब्ल्यूएज हैं, जो लोग हाई राइज सोसाइटीज में रह रहे हैं, जो लोग फ्लोर लेकर रह रहे हैं, जो लोग फ्लैट लेकर रह रहे हैं, उनके साथ जो उनकी जो दिक्कतें थी, समस्याएं थी, उनको कल उजागर किया गया, और जिसमें वो 65 के करीब आरडब्ल्यूएज आई, उन्होंने अपनी मांगे रखी, अपनी समस्याएं रखी, और जो बिल्डरों ने उनको सपने दिखाए थे या जो कमिटमेंट की थी, जब उन्होंने प्लॉट लिए या फ्लोर लिए या फ्लैट लिए, वो पूरे नहीं किए। तो उसी के लिए हमने एक खुला दरबार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संयोजन से यहाँ पर चला, और उसमें बहुत सारी समस्याओं को हमारे दोनों मुख्य अधिकारी टीएल सतप्रकाश जी और अजीत बाला जोशी ने सुना, नोट भी किया और आश्वासन भी दिया कि जल्दी जो भी उनकी दिक्कतें हैं, समस्याएं जो बिल्डरों ने मनमानी करी है उनके साथ, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी समस्या का जल्दी समाधान किया जाएगा। बिल्कुल राजेश नागर जी, क्योंकि देखिए बरसात के समय में हमने कई दफा ये देखा है कि फरीदाबाद की बात कर ली जाए, तिगांव की बात कर ली जाए, कई अन्य इलाकों में जल जमाव की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन परेशानियों का समाधान के लिए सरकार की तरफ से क्या कोशिश रही है और क्या की जाएगी, क्या पहल की जाएगी? देखो, कभी कभी कई जगह पानी भर जाता है, उसके लिए जैसे हमारे तिगांव में भी सीवर का काम चल रहा है 2-3 साल से। तो जब कोई कहीं काम चलता है तो थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि खुदाई होती है, खुदाई होने की वजह से नालियां और वो बंद हो जाती है। तो उसमें काम हमारा सीवर का बहुत तेजी से चल रहा है और वो जल्दी पूरा हो जाएगा। और रही बात ग्रेटर फरीदाबाद की, ग्रेटर फरीदाबाद में कोई कहीं पानी नहीं भरता है, और यहाँ पर जो दिक्कत है खाली एक मेन जो बिल्डरों ने भोले वाले लोगों के साथ जो
धोखा दिया या उनके साथ जो गलत किया, जो कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं करी। कई लोग उनसे मनमानी करके अनाप शनाप चार्जेस ले रहे हैं मेंटेनेंस के नाम पर, बिजली के नाम पर, और जो उनको कमिट किया था कि भी आपको एसटीपी देंगे या क्लब देंगे या कम्युनिटी सेंटर देंगे, कई जगह वो भी हमें कल देखने में आया कि उन्होंने जो मांगे थी, उनकी जो कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं की। उसी के तहत कल बहुत एक बड़ा एक लोगों को कल उम्मीद लगी। कल लोगों के मैंने देखा कि कई लोगों ने अपने मुंह से बोला कि भाई आज हमें अंधेरे में कुछ उजाले की किरण दिखाई दे रही है कि जो दो हमारे बड़े अधिकारी चंडीगढ़ से चलकर आए और उनकी सारी समस्याएं सुनी और उनको विश्वास दिलाया, आश्वासन दिया कि उनकी सारी समस्याओं को, प्रॉब्लम को, दिक्कत को जल्दी दूर कर दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी पहल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये ली है कि भाई अधिकारी जहाँ पर दिक्कत है वहाँ पर जाकर ही उनकी प्रॉब्लम सुने, नहीं तो इनको मिलने के लिए यहाँ के लोगों को, हमारे आरडब्ल्यूएस के मेंबर्स को चंडीगढ़ जाना पड़ता था। तो जाने में आने में समय भी लगता है, किराया भी लगता है, रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी पहल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। बिल्कुल राजेश जी, कहीं ना कहीं तमाम पहल सरकार द्वारा की जा रही है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, 2024 में चुनाव है और ऐसे में कल राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे। तो ऐसे में अगर हरियाणा की बात की जाए तो क्या सीएम मनोहर लाल भी तीसरी बार मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे? देखो, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। केंद्र में हमारे सरकार बहुमत से, पूरी बहुमत से आएगी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। उसी तरह से हमारे हरियाणा में भी दोबारा हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से चुनकर आएगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी दोबारा हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे तीसरी बार। जी ठीक है राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश नागर जी हमारे से जुड़े हुए थे, जहां पर उन्होंने तमाम समस्याएं भी बताई और क्योंकि C20 सम्मेलन का आगाज हो रहा है और ऐसे में C20 सम्मेलन को लेकर भी उन्होंने तमाम जानकारी साझा की है। अब गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर गुरु कमल कार्यालय में बैठक हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ये बैठक ले रहे हैं। पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों की समीक्षा हुई। सामाजिक न्याय सप्ताह कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा की गई। पन्ना प्रमुख की स्थिति और उनकी कार्यशालाओं पर भी चर्चा की गई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पन्ना प्रमुख की स्थिति को लेकर भी चर्चा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम से गुरु कमल कार्यालय में बैठक और बिजली प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बैठक ले रहे हैं। पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। सामाजिक न्याय सप्ताह कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा की गई। पन्ना प्रमुख की स्थिति और उनकी कार्यशालाओं पर भी चर्चा की गई। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी गुरुग्राम से, गुरु कमल कार्यालय में बैठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बैठक ले रहे हैं। यहाँ पर पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों की समीक्षा की गई थी। सामाजिक न्याय सप्ताह कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बैठक ले रहे हैं। पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों की समीक्षा की जा रही है। पन्ना प्रमुख की स्थिति को लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो पन्ना प्रमुख की स्थिति को लेकर भी बैठक की जा रही है और ये बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गुरु कमल कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ये बैठक ले रहे हैं। कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। बैठक की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, गुरु कमल कार्यालय में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो बहादुरगढ़ से सटे दिल्ली के टिकरी की पीवीसी मार्केट में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। गनीमत ये रही कि आग की चपेट में आने से कोई जनहानि नहीं हुई। आग की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की 35 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पाया गया। बता दें कि प्लास्टिक कपाट से रह रहकर धुआं और आग की लपटें उठी है। बहादुरगढ़ दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर बसी पीवीसी मार्केट प्लास्टिक कबाड़ की बड़ी मार्केट है, जहां प्लास्टिक कूड़े की छटनी होती है और वहां से प्लास्टिक रिसाइकल के लिए फैक्ट्रियों में भेजा जाता है।
तो लाखों का कबाड़ जलकर राख हो चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। पीवीसी मार्केट में भीषण आग लगी थी। आग की तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग बुझाने में जुटी हुई है। बता दें कि लाखों का कबाड़ जो है वो जलकर राख हो चुका है। लाखों का कबाड़ जलकर राख हुआ है और ऐसे में आपको बताते हैं कि 25 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में जुटी हुई है। तो बहादुरगढ़ में भीषण आग लगी थी। पीवीसी मार्केट में ये आग लगी और करीब 25 गाड़ियां मौके पर मौजूद है जो आग को बुझाने में लगी हुई है। तो बादली में अज्ञात शरारती तत्वों ने कपड़ों की दुकान में आग लगी, जिससे दुकानदार की दुकान में रखे लाखों के कपड़े जलकर खाक हो गए। बादली मेन बाजार में थी कपड़ों की दुकानदार में रखा सभी सामान जलकर आग हो चुका है। घटना की सूचना मिलते ही बादली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मालिक हीरालाल ने बताया कि किसी ने रात को उसकी दुकान में आग लगा दी, जिससे उसकी दुकान में रखा लाखों का माल जलकर आग हो गया। हीरालाल ने घटना की जानकारी डायल 112 पर दी। सूचना मिलते ही डायल 112 और बादली थाना प्रभारी सूरजभान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस आवश्यक कार्रवाई की है। सामान जला है जी और नाम हीरालाल नाम है जी मेरा। कपड़े का दुकान है। रात में करीब 12 बजे सामान इस बीच गुरुग्राम से बड़ी जानकारी, सेम फ्लाइंग ने बिजली चोरी पर की कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बिजली चोरी करके चलाया जा रहा था क्रशर प्लांट। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 3,13,65,000 का जुर्माना लगाया है और बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3,65,000 का जुर्माना। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेम फ्लाइंग ने बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई की। बिजली चोरी करके चलाया जा रहा था क्रशर प्लांट और कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग ने जुर्माना लगाया है। बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने जुर्माना लगाया, तो 3,13,65,000 जुर्माना लगाया गया है। बड़ी जानकारी, सेम फ्लाइंग ने बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई की। बिजली चोरी करके चलाया जा रहा था क्रशर प्लांट। बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। 3,13,65,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई बिजली विभाग द्वारा की गई है, जहां पर आपको बता दें कि बिजली चोरी करके क्रशर प्लांट चलाया जा रहा था। बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। तो करीब 3,13,65,000 का जुर्माना लगाया गया है और सीएम फ्लाइंग ने बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई से कहना कि जो लोग बिजली चोरी में संलिप्त है उनको एक बड़ा सबक, और इस कार्रवाई से उम्मीद है कि आगे इस तरीके के कृत्य करने से पहले लोग सोचेंगे। तो सीएम फ्लाइंग ने बिजली चोरी पर कार्रवाई की है और बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की, जिसके बाद आपको बता दें करीब 3,13,65,000 का जुर्माना लगाया गया है। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।